असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे ग्रुप में हम लोग पहली बार उपनिषद करने जा रहे हैं। उपनिषद का जैसे हमने बोला कि हम लोग वेदांता पढ़ रहे हैं, स्पेशली अद्वैत वेदांता पढ़ रहे हैं। तो वेदांता क्या होता है? जो वेदा के अंत में होता है और जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, फिलोसॉफिकल नॉलेज होता है, वो एंड में ही होता है। हमेशा कोई भी बुक का देखना, जो क्लाइमेक्स रहेगा वही सबसे हाईएस्ट रहता है। तो इसको वेदांता जिसको बोलते हैं उसको उपनिषद भी बोलते हैं। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, ये ऐसे बोलते हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? सीटिंग नियर द गुरु। इसको कैसे ग्रहण किया जाता है? सीटिंग नियर द गुरु, उपनिषद। ठीक है, गुरु के पास बैठकर उससे डाउट क्लियर करके उसको सुनना पड़ता है। ठीक है ना? तो उपनिषद का ये मतलब होता है। हमारे पास जैसे 4 वेदा है, तो 4 वेदा के अंदर सब जो अंत में है वो है उपनिषद है, या वेदांता बोलेंगे उसको। और ये आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद क्यों नाम रखा है इसका? क्योंकि ये जो ऋषि जिन्होंने ये लिखा है उनका नाम था मांडुक्य। ठीक है, उनका नाम था मांडुक्य। और जब हनुमान जी राम जी को पूछते हैं कि कौन सा उपनिषद पढ़ना चाहिए मोक्षा के लिए, लिबरेशन के लिए, सैल्वेशन के लिए, तो उन्होंने इस उपनिषद का नाम दिया था कि बोले कि मांडुक्य उपनिषद इज सफिशिएंट। एक अगर आप समझ जाओगे मांडुक्य उपनिषद को तो बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मांडुक्य आप आज हम 2 दिन लेक्चर करने के बाद आप नहीं समझे तो क्या करेंगे? तो मुक्ति का उपनिषद करके एक है, उसमें राम जी ने 108 उपनिषद का नाम दिया है। ठीक है, मांडुक्य नहीं समझ में आ रहा है तो मुक्ति का उपनिषद में से 108 उपनिषद है, उसको पढ़ सकते हैं। अब ये 108 उपनिषद में से 10 उपनिषद को मेजर उपनिषद बोलते हैं, और 10, कोई 10 बोलता है, कोई 11 बोलता है, और बाकी सबको माइनर उपनिषद बोलते हैं। माइनर, तो ये मेजर और माइनर का ये अर्थ नहीं है कि कोई उपनिषद काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 या 11 उपनिषद का इसलिए नाम बोलते हैं क्योंकि उसको भगवान आदि शंकराचार्य ने उसके ऊपर भाष्य लिखा था। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने अपना कमेंट्री दिया था, तो इसके लिए वो 10 उपनिषद बोलते हैं। आप अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये है ईशा उपनिषद, ईशा, ISHA, ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, कथा उपनिषद, कथा, ईशा केना कथा, प्रश्न उपनिषद, मुंडका उपनिषद, मुंडका, MUNDAKA, मुंडका। हाँ, और उसके बाद आता है मांडुक्य। ये हम जो कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद। फिर आता है तैतरीय उपनिषद, तैतरीय। फिर आता है ऐत्रीय उपनिषद, फिर आता है चांदोग्य उपनिषद, चांदोग्य।
CHHANB, चांदोग्य। फिर आता है बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद, ये 10 उपनिषद है। और एक जो 11 कोई गिनते हैं कोई नहीं गिनते हैं, वो है श्वेताश्वत्र उपनिषद। श्वेताश्वत्र उपनिषद। सर 10 नंबर का बोलिए तो बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद मतलब बड़ा, आरण्यक मतलब जंगल, बहुत बड़ा उपनिषद है। और उस दिन जो हमने जो छोटा सा क्लिप भेजा था वो बृहद आरण्यक उपनिषद, हाँ। तो उसमें सारे सटल पॉइंट को दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत सा उपनिषद है। तो अभी ये जो 4 वेदा में से इतने सारे उपनिषद है। और अगर आप ये उपनिषद को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो गीता में भी है, ठीक है ना। गीता में भी ये खास करके 10 उपनिषद में से, जैसे कि ईशा जो है वो यजुर्वेदा में से लिया गया है, केना जो है साम वेदा से लिया गया है, अथर्व जो कथा उपनिषद जो है कृष्णा यजुर्वेदा से लिया गया है। फिर प्रश्न, मुंडका, मांडुक्य, ये तीनों अथर्व वेदा से लिया गया है। ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेदा से लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद जो है सामवेदा से लिया गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, ठीक है। अभी हम मांडुक्य उपनिषद के बारे में बात करते हैं। मांडुक्य उपनिषद एकमात्र ऐसा उपनिषद है जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा है यानी कि 12 मंत्र है। और इसको हर किसी ने बोला है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट उपनिषद है, ठीक है। इसको बहुत डिफिकल्ट उपनिषद है, क्यों बोले पता नहीं। आप कल बताना मुझे कि आपको कितना डिफिकल्ट लगा या नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसको सिंपल फॉर्मूला में किया है। हो सकता है क्योंकि ये 12 मंत्र है, यानी कि सोचो कि नट सेल है। और कहा जाता है कि पूरा वेदा का नॉलेज इसमें है, पूरा वेदा का नॉलेज, ठीक है, 12 सूत्रा में। क्योंकि इसमें आप अपने आप को जान पाओगे, ब्रह्मन को जान पाओगे, और आपका रियल स्वरूप क्या है उसे आप क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। अब हम लोग आज करेंगे फर्स्ट मंत्र से लेके 7th मंत्र तक, और कल थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहले 2 मंत्र में ही, सेकंड मंत्र में यहां पर एक आता है महावाक्य, बोलेंगे उसको। उसको बोलेंगे अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। महावाक्य क्या है? ग्रेट सेंटेंस है। ग्रेट सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? मेरा आत्मा ही ब्रह्मन है। अब जैसा वो छंदोग्य उपनिषद जहां पे लिखा है वहां पे आप लिख सकते हो, वहां पे भी एक महावाक्य है, उसका नाम है तत्त्वम असि। और बृहदारण्यक उपनिषद जो है वहां पे लिख सकते हो अहम ब्रह्मास्मि। ये उस उपनिषद का महावाक्य है। और जो ऐतरेय उपनिषद जो ऋग्वेदा में से है उसमें है महावाक्य है, क्या है? प्रजनन ब्रह्म, मतलब जो कॉन्शियसनेस है वही ब्रह्मन। इसमें क्या है? जो सेल्फ है वही ब्रह्मन है। और तत्त्वमसि का मतलब क्या है? जिसे आप ढूंढ रहे हो वो स्वयं खुद हो। और बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मन हूं। ये महावाक्य है, ये ग्रेट सेंटेंस है। इसके ऊपर भी 1.5 घंटा बात कर सकते हैं। और स्पेशली मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्र को 12 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कारिका जुड़ा हुआ है। कारिका क्या है कि जो भगवान आदि शंकर थे उनके गुरु थे गोविंद आचार्य, और उनके गुरु थे गौड़ पाद आचार्य, ठीक है। तो उनका कारिका है। कारिका यानी कि और डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसके उपनिषद के। तो 12 मंत्र है, लेकिन ये काफी मोटा उपनिषद है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एंगल से इसको समझाया गया है कारिका में, ठीक है। तो यहां तक ये आप समझ गए, महावाक्य को आप समझ गए। महावाक्य क्या है? ग्रेट सेंटेंस है जो आपको ये अनाउंस करता है, जो बोलता है
कि आप ही स्वयं नारायण हो या ब्रह्मन हो या कॉन्शियसनेस हो, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मंत्रा को हम देखेंगे। हम उसको पहले सबसे पहले टेबल बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, आप ऐसे करना कि पहले चाहिए तो दोनों पेज को ले लो, ऐसे दोनों पेज को ले लेना, ऐसे पूरा ले लेना, ठीक है। और ये 3 ऐसे ऐसे बना देना, वर्टिकल लाइन 3 ढांचा हो और हॉरिजेंटल में 5 हो। और ये ध्यान रहे कि लेफ्ट में भी थोड़ा जगह बचे, राइट में भी थोड़ा जगह बचे और ऊपर भी थोड़ा जगह रहे। और ऊपर लिख दो हु एम आई, मैं कौन हूं। ये जानने की हम कोशिश करेंगे इस उपनिषद। अब कर दिया आपने, ये 3 सेगमेंट कर दिया वर्टिकली, 5 सेगमेंट कर दिया हॉरिजेंटली, साइड में लेफ्ट में जगह छोड़ दिया तथा राइट में जगह छोड़ दिया, ऊपर जगह छोड़ दिया, नीचे भी थोड़ा जगह रख सकते हो या दूसरे पेज पे लिख सकते हो, ठीक है। ये मेन है। सुरेश जी, आप जो उस दिन प्रश्न पूछ रहे थे, ये आपका उसमें आ जाएगा। सबसे पहले लिखिए, पहले ढांचे में लिखिए ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी, ये हम अपने आप को देख रहे हैं। ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी बनता किसमें है? 5 ग्रेट एलिमेंट्स है, पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। उसी कॉलम में आपकी जगह है तो लिखो, नहीं तो नीचे लिख दो, खाली वो उधर ग्रॉस बॉडी लिख दो, चलेगा। मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। आप लिख लोगे तो समझ जाओगे ज्यादा। वो जो 3 कॉलम बनाए, एक में लिखेंगे ग्रॉस बॉडी, ऊपर वाले में एक हाँ। एक ऊपर वाले में लिखोगे ग्रॉस बॉडी, फिर सटल बॉडी आएगा, फिर कॉजल बॉडी आएगा। अच्छा, 3 में। तो ये जो स्पेस, एयर, ये सब उसी के अंदर ही लिख दें, उसी कॉलम में? नहीं, आपको लिखना है तो नीचे लिखिए, नहीं तो समझ लीजिए। तो ग्रॉस बॉडी लिखो। ग्रॉस बॉडी 5 एलिमेंट से बनता है और उसके विकार जो है वो क्या है? 6 तरह के विकार होते हैं, यानी अस्थि, यानी कि गर्भ में आना, बॉर्न होना, ग्रो होना, मैच्योर होना, 4 हो गया, बीमार पड़ना और मृत्यु होना। ये ग्रॉस बॉडी का काम है, मॉडिफिकेशन। ठीक है सर, रिपीट करेंगे सर? गर्भ में आना, बॉर्न होना, ग्रो होना, मैच्योर होना। मैच्योर होना माने हम लोग अभी जो 40 प्लस के बाद जो होते हैं ना, कान में कम सुनाई देता है, आंख में कम दिखाई देता है, मैच्योर होना। फिर बीमार होना, डिके होना, फिर डेथ होना। ये 6 मॉडिफिकेशन से ही बॉडी गुजरता है। और यहां पर इस संसार में आने के 4 रास्ते हैं, जाने के 3 रास्ते हैं। 4 रास्ता कौन सा है? या तो गर्भ में से आ सकते हो डायरेक्ट, मैमल्स जैसे आते हैं, हम जैसे आते हैं गर्भ में से, या तो अंडे में से, या तो स्प्राउट में से,
क्योंकि ये हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं। स्प्राउट में से या तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं गंदगी से, ये चार ही जगह से आ सकता है कोई। और जाने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं सबको। वो क्या है? ओल्ड एज, डिजीज और एक्सीडेंट। और चौथा कुछ नहीं है। या तो आदमी ओल्ड एज में मरेगा, या तो बीमार होके मरेगा, या तो एक्सीडेंट से मरेगा। और कोई है डेथ? आप ईयरफोन पहन लीजिए ना अशोक, इस वजह से आपका पूरा सराउंडिंग साउंड आ रहा है। ठीक है, ये ग्रॉस बॉडी है। और ग्रॉस बॉडी अभी लिखिए सटल बॉडी। सटल बॉडी, पहले हम अपने आप को देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं, बाद में उस चीज में जाएंगे। सटल बॉडी जो बना है, कहीं पे लिखा है 17 इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पे लिखा है 19 इंस्ट्रूमेंट है। तो हम 19 ही गिनेंगे, ताकि आप 17 कभी भी माइनस कर सकते हो। हम लोग 19 ही देखते हैं। उसमें क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, उसकी जो सेंसेस है, सेंसेस है। आंखें देखती है, ये ग्रॉस वर्ल्ड है, देख रही है, लेकिन उसको जो सीइंग है वो सेंस ऑर्गन कर रही है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राणा। प्राणा, अपाना, समाना, वयाना, उदाना। और 4 अंतकरण, 4 अंतकरण, ये हो गया 19। अंतकरण क्या है? मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये हो गया 19 हो गया। जब भी कोई 17 गिनते हैं तो वो क्या करते हैं? इंटेलेक्ट को और ईगो को एक गिनते हैं, और माइंड को और चित्त को एक गिनते हैं। मनस और चित्त को एक गिनते हैं, और इंटेलेक्ट और ईगो को एक गिनते हैं। तो तभी 17 हो जाता है। हमने 19 देखा है, क्योंकि उपनिषद में भी 19 बताया है। ठीक है, अब कॉजल बॉडी जो है, कॉजल बॉडी जो है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई विकार नहीं है, वो है भी और नहीं भी है, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। उसको बोलते हैं सीड बॉडी। ये जो दोनों चीजें हैं, उसका है, उसको बोलेंगे सीड बॉडी, उसको बोलेंगे जीवा बोलेंगे। वो जाके क्या होता है कि कॉजल बॉडी में हमारा सीड बॉडी रहता है, फिर वो जब भी खुलता है तो सटल बॉडी बनता है, सटल बॉडी से फिर ग्रॉस बॉडी बनता है। जब नया नया जन्म लेते हैं तो ये कॉजल बॉडी ट्रेवल करता है। ठीक है, अब ये समझ लेना, अब ये समझ लेना कि सुरेश जी, आप जो उस दिन पूछ रहे थे इमोशंस किसका होता है, एक्चुअली ये जो हमारा बॉडी है, आप एक काम करना, बिना माइंड के कहे, बिना माइंड के इंस्ट्रक्शन के, आप दोनों अपने हाथ उठा के दिखाओ। बिना माइंड के इंस्ट्रक्शन के हाथ उठा के दिखाओ।
सर घुमा के दिखाओ बिना माइंड के इंस्ट्रक्शन से, पॉसिबल है? नहीं। तो ये बॉडी ऑलरेडी डेड है, आप समझ लो। इसको चलाने वाला जो है वो सटल बॉडी है, ठीक है। आप बोलोगे ये खून वून कैसे जा रहा है, फिर ये हार्ट कैसे पड़, वो 5 प्राणा से। प्राणा ऑक्सीजन लेता है, अपाना पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, समाना डाइजेशन करता है, वयाना ब्लड सर्कुलेशन करता है, और उदाना सारे उल्टे काम करता है। और उसके और सब पंच सब प्राणास भी हैं, जो 10 प्राणास है, लेकिन 5 प्राणा मुख्य है, आप समझ रहे हो। तो ये जो बॉडी है ये ऑलरेडी, मतलब आप उसको खींच के ले जा रहे हो, सटल बॉडी है उसको खींच के लेके जा रहा है, राइट। बॉडी हमारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। माइंड बोलेगा तभी बॉडी करता है। दिस इज क्लियर? यस सर। कॉजल बॉडी को समझ गए आप, ठीक है। अब देखो, अब ये हमने ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी देख लिया। आप जो उस दिन बोल रहे थे इमोशंस कहां से आता है, तो सटल बॉडी में ही आता है। सटल बॉडी में ही इमोशंस है, सटल बॉडी में ही एंगर है, सटल बॉडी में ही ग्रीड है। और अगर आपने उसको इंप्रेशन ज्यादा कर लिया तो वो क्या होगा कि वो जो सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी जो मिलकर जो कॉजल बॉडी में बनने वाला है, वो फिर रीबर्थ में फिर से वो ऐसे बनेगा। हमको क्लियरिटी किधर चाहिए? सटल बॉडी में चाहिए, राइट। दिस इज क्लियर? ये ग्रॉस बॉडी आपने समझ लिया? यस सर। आप देखिए कि यहां पर एज पर द उपनिषद हमको क्या मिला है, ये जो ग्रॉस बॉडी है उसका नाम दिया है उपनिषद के अनुसार, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जो ये ग्रॉस बॉडी है उसका नाम दिया है विश्वनरा। विश्व बोलते हैं उसको, विश्वनरा ग्रॉस बॉडी को। ये हमारा नाम है एज पर द उपनिषद, एज पर द विश्वनरा। विश्वनरा का सिंपल मीनिंग क्या है? जो विश्व को देखने वाला नरा, ठीक है, विश्वनरा। और जो सटल बॉडी है उसको नाम दिया है तेजसा। तेजसा यानी कि लाइट। हम देखो आंखें बंद करते हैं लेकिन अंदर लाइट चालू है। सपने हम लाइट में ही देखते हैं, लाइट के उजाले में देखते हैं। तेजसा सर। क्या बोल रहे हैं? शटल बॉडी को क्या बोलते हैं सर नाम? तेजसा, TAIJASA। ये एज पर दी उपनिषद नाम दिया है। सर ग्रॉस बॉडी को विश्वनारा, क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस बॉडी जो है उसको एज पर आपकी आवाज नहीं आ रही। विश्वनारा। आवाज नहीं आ रही? क्या बोल आ रहे रही हैं? है? हाँ अभी आए। मैं बोली एज पर उपनिषद ग्रॉस बॉडी को विश्वनारा बोलते हैं। हाँ, एज पर दी उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, वो नाम दिया है। वो आप आगे पढ़ते पढ़ते जब जाएंगे ना तो क्लियरिटी होती जाए। और फिर से आप क्या बताए, नेट का इशू हो रहा है तो मैं स्किप कर जा रही हूँ। फिर सटल बॉडी को तेजसा, तेजसा यानी कि लाइट। और कॉजल बॉडी को नाम दिया है प्रज्ञा, प्रज्ञा, जैसे भी बोलते PRAJNA, प्रज्ञा। ये इंडिविजुअल। और आप जो मैंने बोला था आपको लेफ्ट में जगह छोड़ने के लिए, वहां पर आप लिखिए माइक्रो, क्योंकि ये हमारा इंडिविजुअल लेवल है। दिस इज क्लियर? क्लियर हो गया? विश्वनारा, सटल बॉडी तेजसा, कॉजल बॉडी प्रज्ञा। माइक्रो कहाँ पे लिखे सर? ये हमारा बॉडी है ना, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए, बाहर
ये जो 3 जो सेगमेंट बनाए उसके बाहर लिखिए, उसके पास में, क्योंकि अभी भगवान के बारे में भी जानना है ना हमको। ये बैकग्राउंड जब हम करते जाएंगे तब वो क्लियरिटी होते जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ग्रॉस बॉडी में जो हमने मालूम है 11th चैप्टर में भगवत गीता में हमने विराट स्वरूप को देखा था, ठीक है ना, विराट याद है ना। तो इसमें ग्रॉस बॉडी जो है ब्रह्मन का, उसको नाम दिया है विराट। विराट विराट इसका मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको, मैंने काफी अच्छे से मेहनत से बनाया उसको। विराट इज द नेम ऑफ ब्रह्मन सर। हाँ, ब्रह्मन, उसको वहां पे लिखिए। पहले हमने जब नीचे लिखा है माइक्रो लिखा है, तो वहां पर ऊपर लिखिए मैक्रो, मैक्रो MACRO। हम छोटा वो बड़े। माइक्रो के ऊपर लिखे मैक्रो। नहीं, अभी जो ग्रॉस बॉडी आप लिखने वाले हो, ग्रॉस बॉडी क्या है, विराट है, ठीक है ना। तो उसके बाद लेफ्ट में लिखो। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के बाजू में आपने माइक्रो लिखा, उधर मैक्रो लिखो, मैक्रो। अच्छा, सेकंड रो में सर, सेकंड रो में ना। हाँ, थर्ड रो आ गया, थर्ड रो आ गया। हाँ, पहले ग्रॉस, सटल, कॉजल देखा, फिर हमने देखा, क्या देखा, विश्वनरा, तेजस, प्रज्ञा। अब हम देख रहे हैं भगवान का, देख रहे हैं मैक्रो वर्ल्ड का, देख रहे हैं इसमें है विराट। पहले इसको हम लिख लेते हैं, बाद में फिर इसको एक एक को समझेंगे। और इसका जो सटल बॉडी है उसको नाम दिया गया है हिरण्यगर्भ। ठीक है, जो ब्रह्मन का सटल बॉडी है वो है हिरण्यगर्भ। और उनका जो कॉजल बॉडी क्या है, ब्रह्मन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ईश्वर। उनका कॉजल बॉडी को बोलेंगे ईश्वर। लिख लिया आपने। अभी हम क्या देखेंगे कि ये जो विराट का जो स्वरूप है, हमने क्या बोला था, ऑल टोटल बॉडी, यहां पर जितने सारी बॉडी है वो विराट है, ठीक है ना, जितने सारी बॉडी है। उसको कैसा उन्होंने उपनिषद में कैसा बताया कि 7 लिम्स है, 7 लिम्स। 7 लिम्स में क्या है, स्काई को बताया गया है कि वो उसका हेड है। ये इमेजिन करने के लिए सिर्फ स्काई को बताया गया हेड है। सूरज को बताया गया वो उनकी आंखें हैं। कृष्णा मैडम लिख रही है आप। मून को बताया गया वो उनका माइंड है। विंड को बताया गया वो उनका ब्रेथ है, जो हवा है। वाटर को बताया गया, जितने सारे पानी है उनको बताया गया वो उनका किडनी है। और फायर को बताया गया वो उनका मुंह है। फायर को मुंह क्यों बताया, क्योंकि वो सब कुछ कंज्यूम कर देता है, फायर सब ध्वंस कर देता है। ठीक है, अब इस विराट का स्वरूप को समझने की कोशिश करो। हमारा ग्रॉस बॉडी देखते हैं। हमारा ग्रॉस बॉडी में क्या चलता है, हम जो एक्टिविटी करते हैं वो कैसा कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा बॉडी में है विश्व, यानी विश्व नरा जो दिया है उसमें क्या है, कॉन्शियसनेस है। सबसे पहला कॉन्शियसनेस।
प्लस इंडिविजुअल कॉजल इग्नोरेंस, मतलब हमारा जो कॉजल बॉडी है वो भी भागीदार है उसका, प्लस इंडिविजुअल सटल बॉडी, इंडिविजुअल कॉजल बॉडी और इंडिविजुअल सटल बॉडी प्लस इंडिविजुअल ग्रॉस बॉडी। अब जैसे देखो ये मैं 5 एलिमेंट यूज कर रहा हूं, है ना, या आप नए पेज में लिख लेना उसका फॉर्मूला टाइप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विश्व ये जो है वो कौन है, विश्वनरा, यानी कि जो ग्रॉस बॉडी है हमारा वो कैसा है। हमारा ग्रॉस बॉडी का मतलब 5 ग्रेट एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, हम 19 इनर इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर रहे हैं और कॉजल बॉडी भी यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, यहां देखो मनोज मैडम, सबसे पहले मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, एक हो गया। मैं ये ग्रॉस बॉडी को यूज कर रहा हूं, 2 हो गया। मैं ये सटल बॉडी को यूज कर रहा हूं मेरे जो जागृत अवस्था में, ठीक है, 3 हो गया। प्लस मेरा कॉजल बॉडी तो मेरे साथ ही है, सीड बॉडी, हाँ। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो सटल बॉडी जिसका नाम तेजसा है वो क्या है। ये बहुत सिंपल ही है एक्चुअली, आप इसको समझ लेना। तेजसा में क्या होता है बोलो तो, हमारा ग्रॉस बॉडी काम का नहीं रहता, सोया रहता है, राइट, हाँ कि नहीं, हाँ तो उसमें कॉन्शियसनेस रहता है हाँ और इंडिविजुअल कॉजल बॉडी रहता है और इंडिविजुअल सटल बॉडी रहता है। तो सेम ही हो गया ना सर, सेम ही हुआ ना सर। हाँ तो ग्रॉस बॉडी सोया हुआ है ना, तो वो भी है, तो वो कैसा है, वो एक्टिवेट नहीं है ना। अभी मैं जागृत अवस्था में क्या हो रहा है, मैं एक्टिवेटेड हूं ना, तो मेरा ग्रॉस बॉडी भी काम कर रहा है। उस समय मेरा ग्रॉस बॉडी काम नहीं करता है, तो मेरा क्या कर रहा है, सटल बॉडी काम कर रहा है, कॉजल बॉडी काम कर रहा है और कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। अब मुझे बताओ कि हाँ 3 हो गया। अब देखो ग्रॉस बॉडी में 4 है, इसमें 3 है। आप बताओ मुझे जो प्रज्ञा है उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अरिथमेटिक टाइप देखो शर्मिष्ठा मैडम, सोचो थोड़ा। जो डीप स्लीप है उसमें क्या आएगा, कॉन्शियसनेस तो हो गए कॉन्शियसनेस तो होगा और वो कॉजल बॉडी होगा। बस परफेक्ट, इसको बोलते हैं समझदार, वेरी गुड। अब उसमें सटल बॉडी भी बंद है, ग्रॉस बॉडी भी बंद है। अब हमारा क्या है, 3 बॉडी है, राइट, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी, सीड बॉडी, राइट। मेरे जागृत अवस्था में ये तीनों बॉडी है और प्लस कॉन्शियसनेस तो भी है ना, आत्मा होगा तभी तो ये काम करेगा। तो 4 हो गया जब मैं जागृत अवस्था में हूं तो, ठीक है। अब मैं जब डीप स्लीप अपना, जब मैं सटल बॉडी में जा रहा हूं, जब ड्रीमिंग स्टेट में जाता हूं, तो मेरा ग्रॉस बॉडी सो रहा है, उसका कुछ काम नहीं है, तो उधर क्या आएगा, सटल बॉडी आएगा, कॉजल बॉडी आएगा और कॉन्शियसनेस तो होगा ही होगा, राइट कि रॉन्ग, राइट। अब जैसा मैं डीप स्लीप में चला गया तो उसमें क्या हो जाएगा, सटल बॉडी भी बंद है, मेरा ड्रीमिंग नहीं है, चालू है, तो ग्रॉस बॉडी सो रहा है, तो मेरा कॉजल बॉडी होगा और कॉन्शियसनेस होगा। सर एक बार कॉजल बॉडी और समझा दीजिए ना। कॉजल बॉडी क्या होता है, सीड बॉडी होता है, वो उसका है और ये नहीं है, क्या साइज है, कितने किलो का है, कुछ नहीं बोला जा सकता है, उसको सिर्फ हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम डीप स्लीप में रहते हैं। डीप स्लीप में एकदम जब शांति होती है, जब ड्रीम भी नहीं होता, उसको बोलेंगे कॉजल बॉडी, और वो ही हमारे सारे बॉडी का कारण है, उसको सीड बॉडी भी बोलते हैं। ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सटल बॉडी में हमने इंप्रेशन रखा है, वो सब जाके सोचो कि ये
ये एक कॉजल बॉडी है, ये सटल बॉडी, इसके अंदर ग्रॉस बॉडी गया, ये एक सटल बॉडी इसके अंदर गया, ये हो गया। अब ये मेरे मरने के बाद ये ट्रेवल करेगा, नए बॉडी में घुस जाएगा। विराट जो है वो ये सुरेश जी टोटल ग्रॉस बॉडी, क्या हो गया? टोटल नहीं समझ सटल यूनिवर्स। बताओ, रह जाओगे तो रह जाओगे। नहीं सर, वो क्या बीच में डिस्कनेक्ट हो गया हो, तो नेट ही पता नहीं कैसा हो गया था। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं बीच में तो छूट गया था ना सर, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे। ऐसा हो गया। लेकिन जहां से सर, समझ में आ रहा है वहीं से लिखो, बाद में फिर उसको एडजस्ट कर लेना, समझ जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे इससे फिर। जैसे ये मैंने जैसे समझाया ना आपको, ये मेरा ग्रॉस बॉडी है, मैं अभी जागृत अवस्था में हूँ, तो ग्रॉस बॉडी अकेला कुछ नहीं करता, वो तो डेड बॉडी है ऑलरेडी। लेकिन ग्रॉस बॉडी का 5 एलिमेंट्स है, सटल बॉडी का 19 इंस्ट्रूमेंट है, और कॉजल बॉडी भी है, और ये तीनों को चलाने वाला कौन है? कॉन्शियसनेस है। तो 4 आ गया, खत्म। अब जब मैं ड्रीम में जाऊंगा तब क्या होगा कि मेरा जो ग्रॉस बॉडी है वो सो रहा है, सटल बॉडी एक्टिवेट है, कॉजल बॉडी एक्टिवेट है, और कॉन्शियसनेस तो होगा ही होगा। ठीक है। ठीक है। और हमारा जो डीप स्लीप में क्या है? कॉन्शियसनेस है और कॉजल बॉडी है। इंडिविजुअल कॉजल इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है माया। ठीक है। अभी आपने विराट का लिख लिया। विराट क्या है? कॉन्शियसनेस, टोटल कॉजल इग्नोरेंस। जो हमारा कॉजल बॉडी में जो है ना, हमारा इंडिविजुअल इग्नोरेंस है, कॉजल इग्नोरेंस है, यहां पर टोटल कॉजल इग्नोरेंस है, प्लस टोटल सटल यूनिवर्स, प्लस टोटल ग्रॉस यूनिवर्स। ठीक है। अब हिरण्यगर्भा जो सटल बॉडी है, उसमें क्या है? परमानेंट क्या है इसमें? कॉन्शियसनेस, टोटल कॉजल इग्नोरेंस प्लस टोटल सटल यूनिवर्स। हिरण्यगर्भा में टोटल। आप अशोक जी क्वेश्चन पूछना, जितना हो सके क्वेश्चन पूछो, कोई ये नहीं है, उसका एक्सरसाइज नहीं है। आप समझ गए? अब शर्मिष्ठा मैडम, आप ध्यान से दो, ये लिख लिया। अब विराट सोया हुआ है, हिरण्यगर्भ में क्या है? वो ड्रीम स्टेट है ना, तो वहां पे क्या है? ऑल टोटल सटल बॉडी है, ऑल टोटल कॉजल बॉडी है, और कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे इंडिविजुअल है, वहां पे टोटल है। अच्छा, ठीक है। और ईश्वर में क्या होगा? सर वही हो गया वो टोटल कॉजल इग्नोरेंस और कॉन्शियसनेस। बस परफेक्ट, जो हो गया, वेरी गुड। कितना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अभी मेन वो खत्म करके ये कर लेते हैं। मेन जो हमको तुरिया जानना है उसको जानते हैं। इग्नोरेंस का मतलब होता है माया। माया का मतलब इग्नोरेंस बोलेंगे
कोई डॉक्टरेट भी पढ़ा है, साइंटिस्ट भी है, तो उसको बोलेंगे अज्ञानी बोलेंगे। अज्ञानी क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसको हु एम आई नहीं पता, मैं कौन हूं नहीं पता, इसके लिए उसको अज्ञानी बोलेंगे। इसको कहाँ लिखना है सर? 4 नंबर वाला में? इसमें नहीं, बस वो टेबल को छोड़ दो, हो गया। वो टेबल को रहने दो वैसे ही, कल हम देखेंगे उसमें, ठीक है। अभी हम छठा 7वां मंत्रा कर रहे हैं। ये हम कल तक पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो इसके ऊपर तो बिंदास पूछना। अभी हम लोग 7th मंत्र में जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इतना मतलब कंडेंस फॉर्म में दिया है और सारा डिटेल बता दिया है। अब इसमें हम देखेंगे, अलग पेज में लिख लो आप, वो क्या लिखना है। ऊपर लिखो नोअर, नोन और स्टेट्स। कॉलम में करना है सर? 3 कॉलम। आप ऐसे लिख लो, नए पेज में फ्रेश में लिख लो। ये 7वां नंबर का है। क्या लिखना है सर? नोअर, नोन, स्टेट। स्टेट बोल सकते हो, अवस्था बोल सकते हो, पादा बोल सकते हो, ये जो भी है अवस्था बोल सकते हो। जो 3 तरह की अवस्था होती है हमारी। अब सोचो कि नोअर कौन है? वेकर है, मतलब वेकिंग स्टेट में कौन रहेगा? वेकर होगा। तो नोन क्या करेगा, क्या देखेगा? वेकिंग वर्ल्ड। और स्टेट क्या होगा उसका? वेकिंग स्टेट होगा, जागृत अवस्था उसको लिख सकते हैं। सेकेंड लिखो ड्रीमर। वो क्या देखेगा? ड्रीम वर्ल्ड। सर नोअर, नोन और स्टेट, फिर हाँ, स्टेट, नोअर, नोन और स्टेट। फिर तो ड्रीमर का होगा ड्रीम वर्ल्ड होगा। और उसको उसको क्या बोलेंगे? ड्रीमिंग स्टेट, यानी स्वप्न अवस्था। और थर्ड वाला जो है वो है स्लीपर। ये क्या देखेगा? स्लीप ब्लैकनेस। स्लीप में कुछ दिखता नहीं है, ब्लैकनेस है। और इसको बोलेंगे स्लीप स्टेट या सुषुप्ति अवस्था। हमने देखा, नोअर देखा, नोन देखा, स्टेट देखा। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। ये सारे उपनिषद में क्या दिया है? बताया गया है कि हमारी 4 अवस्था है। 4 अवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि आत्मा के 4 टुकड़े हो जाते हैं, नहीं, ठीक है। 4 तरह के उसके स्टेट्स बोल सकते हैं, उसके पहलू बोल सकते हैं, उसकी अवस्था बोल सकते हैं, उसका क्वार्टर बोल सकते हैं, उसका पादा बोल सकते हैं। लेकिन इसको बोलेंगे 4 तरह के स्टेट्स होते हैं। हमने ये 3 स्टेट को अभी देख लिया है, ठीक है। जो चौथा स्टेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वेकर का क्या है? वेकर का क्या नाम दिया है? वनजा मैडम इधर देखो, इधर देखो, नीचे नहीं देखना। नहीं हाँ? जागृत अवस्था। वेकर का जागृत अवस्था। और एज पर उपनिषद क्या नाम दिया है उसका? विश्वनरा। विश्व, वो तो ठीक। ग्रॉस बॉडी। हाँ तो वही तो है, जागृत अवस्था में क्या है? ग्रॉस बॉडी ही तो है ना, हाँ। विश्वनरा, ठीक है। आप देखा ड्रीमर्स में जब जाते हैं तो ड्रीम वर्ल्ड देखते हैं, ठीक है। ड्रीम वर्ल्ड में देखते हैं और उसको बोलेंगे स्वप्न अवस्था, ठीक है। अब जो तीसरा है डीप स्लीप है, सुसुप्ति।
हाँ, सुषुप्ति दीप अवस्था। स्लीप को क्या बोलेंगे, क्या नाम दिया है उपनिषद ने? डीप स्लीप। कॉजल बॉडी है और डीप स्लीप, वही तो मैं बोल रहा था। वो जो प्राज्ञा, प्राज्ञा, प्रज्ञा प्रज्ञा। प्रज्ञा, प्राज्ञा, जो भी बोलो, ठीक है। अब उसका 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 क्या वो वर्ल्ड देखता है और स्लीप ब्लैकनेस देखता है, उसको सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। इसको इसको क्या बोलेंगे, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्नावस्था। स्वप्न अवस्था। तो ये उपनिषद में स्पेशली बात किया है कि ये 4 अवस्था है। 4 अवस्था क्या है? 4th अवस्था के बारे में नाम दिया है उन्होंने तुरिया, TURIYA, तुरिया। आप जो जो ये बनाया है ना, जो कॉलम, 3 बनाए हो, उसमें पूरा हाँ। ऐसा ऊपर से लेके नीचे तक लिख दो, तुरिया, बड़ा बड़ा अक्षर में, TURIYA। ये चौथा अवस्था को नीचे मत लिखना, 4 नंबर पे मैं बताऊंगा कहां लिखना है इसको। ठीक है, तुरिया। अब हो गया, लिख लिया। अब इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने मननम करो, समझने की कोशिश करो तुरिया। और मैंने अभी क्या बोला आपको कि इस उपनिषद में स्पेशली बात किया है कि हमारे 4 अवस्था है, 4 अवस्था है या 4 क्वार्टर है ब्रह्मन का, जो कॉन्शियसनेस का, या 4 पहलू है, 4 स्टेट्स है, जिस तरह से भी आप बोलोगे। तुरिया का मतलब क्या होता है? तुरिया कोई अलग नाम नहीं है। तुरिया का मतलब होता है 4th। उसको ऑब्लिक करना, उसको लिखना 4th, चतुर्थम। सिर्फ इसका, जैसे ये 3 अवस्था हमने देख लिया अभी, वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर। तुरिया कौन है? 4th स्ट्रेट। 4th स्टेट, ठीक है। 4th स्टेट बोलेंगे, चतुर्थम बोलेंगे, नाम तुरिया दिया है, ठीक है। लेकिन जब गौड़ापा इधर अपना उपनिषद में चतुर्थम दिया है, गौड़ापादा जी ने बोला कि सिंपल इट इज 4 स्टेट। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हु एम आई। हु एम आई मतलब मैं कौन हूं, ये जानना है। और हमारी ये 4 अवस्था है, तो इसमें से हम कौन है? हम कौन है? गोल्ड का नेकलेस है, ब्रेसलेट है, रिंग है। गोल्ड का नेकलेस है, ब्रेसलेट है, रिंग है। कोई अगर जानता नहीं है तो उसको अगर पूछोगे कि गोल्ड क्या है, तो बोलेगा नेकलेस है। लेकिन जैसे ही नेकलेस हमने गला के ब्रेसलेट बना दिया, तो उसको क्या लगेगा? गोल्ड गया। राइट की रॉन्ग? नहीं, उसका फॉर्म चेंज हो गया है ना सर। हाँ, लेकिन उसको उसको लगेगा गोल्ड गया। लेकिन इसका अगर ये सोचता है कि ब्रेसलेट ही गोल्ड है, अगर उसके फॉर्म को उसने गोल्ड समझ लिया। अब जैसे अगर आपका नेकलेस और क्या बोलता है, हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50-50%, आप नेकलेस रख लो, मैं गोल्ड रखता हूं, तो आपके पास क्या आएगा? गोल्ड ही रहेगा। है ना? 50-50%। जीरो। तो आप समझ रहे हो? तो अभी अगर ये जो ब्रेसलेट है, अगर जिसने इसको अज्ञान से इसको अगर गोल्ड समझ लिया, तो ये जब गलेगा, ये जब फॉर्म चेंज करेगा, तो उसको लगेगा अरे ब्रेसलेट तो गया। उसी तरह से इसका होगा। लेकिन ये अगर जिसने जान लिया कि ये जो तीनों है, ये उसका नेम एंड फॉर्म है, गोल्ड उसका क्या है? रियल ओरिजिनल फॉर्म है। रियल। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म है।
अब ये सोचो कि ये जो गोल्ड ओरिजिनल फॉर्म है ये तुरिया है, नेकलेस जागृत अवस्था, ये स्वप्न अवस्था, ये सुषुप्ति अवस्था और गोल्ड। तो चौथा अवस्था कौन सा है? ओरिजिनल ओरिजिनल गोल्ड। तो आपका क्या है? आप कौन हो? ब्रह्मन। ओरिजिनल गोल्ड, प्योर तुरिया। गोल्ड, तुरिया। तो ये तुरिया है, आप समझ रहे हो? तो इसके वजह से ही ये तीनों है। अगर ये नेम निकाल दूं मैं तो ये तीनों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। राइट की रॉन्ग? राइट। ये तीनों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेन चीज है, इसके वजह से ये सब है। राइट? दिस इज क्लियर? यस सर। सर तो तुरिया अवस्था क्या है? आप सोच लो कि ये व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन है, उसके ऊपर मूवी दिखा रहे हैं, एक इमोशनल मूवी दिखाया या एक कॉमेडी मूवी दिखाया या एक थ्रिलर दिखाया, सस्पेंस दिखाया, उसके ये सोचो कि ये जो तीनों है ये तीनों अवस्था है, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, और स्क्रीन जो है वो ओरिजिनल फॉर्म। राइट? इसमें ना इसमें एक स्टोरी भी है। राजा जनक एक बार अपने राजगद्दी में सोए हुए रहते हैं, अच्छे से सोए हुए रहते हैं। तो कोई आता है, सैनिक आता है, रात को 2 बजे उठा देता है, बोलता है कि राजा जी अपना दुश्मन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया। तो उठ के तुरंत भागते और लड़ाई पे चले जाते हैं। लड़ाई पे चले जाते हैं तो उनकी जो सेना रहती है, दुश्मन की सेना काफी भारी रहती है, इनकी थोड़ी कमजोर रहती है। तो होता क्या है कि राजा जनक हार जाते हैं। तो वो जो दूसरा वाला राजा बोलता है, आप राजा हो तो मैं आपको मारूंगा नहीं, आपको मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको इस एरिया में आपको रहना नहीं है, तो यहाँ से आपको तड़ी पार होना है, आपको यहाँ से निकलना है। तो अब वो निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं तो देखते हैं कि उनके ही राज के लोग उनको ना पानी पूछते हैं ना खाना पूछते हैं। तो धीरे धीरे जाके बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अपने राज इसका बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो देखते हैं कि उस तरफ कोई गरीबों को खिचड़ी बांट रहा है। तो 2-3 दिन चल के हाथ कांप रहे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है, तो वहां पर जाकर बोलते हैं कि मुझे थोड़ा खाने को दोगे? तो खाने को दोगे बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ, सब लोगों ने तो ले लिया, लास्ट में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, बर्तन बर्तन में साइड में लगा हुआ है, अगर वो खाना चाहोगे तो मैं दे सकता हूँ। तो बोलता है ठीक है, कुछ भी चलेगा, मुझे बड़ी तेज भूख लगी। अब वो उसको वो खाना देते हैं। ये भाई साहब उसको पत्तल में पकड़ के, बस खाने वाला ही रहता है कि एक ईगल आता है और वो खाने को पिच करके पैर मार देता है। तो वो जो खाना है पूरा जमीन पे गिर जाता है, मिट्टी मिट्टी से ये हो जाता है। तो इनकी प्यास, इनकी भूख और इनका जो चैन एकदम उजड़ चुका होता है, तो एकदम हाहाकार से रोने लगते हैं और जोर से चिल्लाता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर सैनिक आते हैं और राजा को उठाते हैं, बोलते क्या हुआ महाराज, आप अपने सपने में क्यों चिल्ला रहे थे? तो ये वो सब सपना देख रहे थे। ठीक है? तो वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम भी कभी कभी ऐसे सपने में उठते हैं जब हमारा दिल धड़कते रहता है, प्यास लगती रहती है। तो क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे, वो बोलते हैं कि वो सच था कि ये सच है, वो सच था कि ये सच है। तो जब वो 2-3-4 दिन ऐसे निकलता है, वैद्य को बुलाते हैं, सब करते हैं, खाली ये अपने आप से पूछते रहते हैं कि वो सच या ये सच, वो सच या ये सच। तो अष्टवक्र मुनि जो होते हैं, अष्टवक्र गीता जिसके बारे में हम कभी कभी बात करते रहते हैं, तो अष्टवक्र मुनि उस राजमहल के वहां से जाते रहते हैं। तो राजा जी संदेश भेजते, तो अष्टवक्र मुनि आते हैं, तो बोलते कि
महाराज मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा और वहां पर ऐसा ऐसा हाल हुआ मेरा, मैं रो रहा था, हाँप रहा था, कांप रहा था, प्यासा था, भूखा था, ये था वो था। वो सब सुनने के बाद अष्टवक्र मुनि उसको पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, वहां जब सपने में तुम थे तो ये क्या तुम्हारा ये राजमहल, ये सैनिक वैनिक सब थे? बोलता नहीं महाराज। तो बोलता कि वो सपने में वो सच लग रहा था? तो बोला कि हाँ महाराज, लेकिन यहाँ का ये सब कुछ नहीं था? तो बोला कि नहीं था। तो अब जब तुम जागृत अवस्था में हो, ये सब जो राजमहल देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, क्या वो सपने का भूख प्यास और जो लड़ाई तुमको यहाँ पर दिखाई दे रही है? तो बोलते हैं कि नहीं। तो बोलता है कि ना वो सच है ना ये सच है। तो बोलता है कि वो भी सच नहीं और ये भी सच नहीं, तो फिर सच क्या है? सच सिर्फ तुम हो जो जानने वाला है। आप समझ रहे हो? जो हमारा जो जानने वाला है, जो हम जागृत अवस्था में हमने देखा है कि हमारा बचपन से कोई है अंदर जो हमको जान रहा है। बचपन में भी हमारा वैसे ही ख्याल रख रहा था, देख रहा था, साक्षी रूप से देख रहा था। जवानी में भी देखा, 10th स्टैंडर्ड में भी देखा, कॉलेज में भी देखा, नौकरी करते समय भी देखा, ड्रीम में भी हर ड्रीम को उसने सपोर्ट किया है, उसने हमारे साथ देखा है। और सुषुप्ति में जब हम डीप स्लीप में सोते हैं तो कौन होता है जो दूसरे दिन हमें बोलता है अरे कल रात को मैं बहुत अच्छे से सोया? कौन होता है? वो होता है, कौन होता है? consciousness. तूरिया। ठीक है, तो तूरिया के बैकग्राउंड में ये सब पिक्चर चल रहे हैं। तो मेन स्क्रीन तुरिया ही है। तूरिया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? अभी सोचो कि आप साक्षी रूप से हो, आप विटनेस हो किसी चीज का। सोचो कि कोई एटीएम चुरा रहा है, एटीएम में से कुछ माल वाल चुरा लिया और आप देख रहे हो, और कल जाके कोर्ट में आपने बोला कि मैं विटनेस हूं इस चोरी का। अगर आपने उस चोरी में आपने अगर उसका साथ दिया तो आप विटनेस नहीं कहला सकते हो, है ना? आपको दूर से बैठकर देखना पड़ेगा कि मैं विटनेस हूं। तो ये विटनेस का जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो बी ए विटनेस, तो हमको विटनेस देखना पड़ेगा। और हमको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा मांडुक्य उपनिषद पढ़ने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा, जब जागृत अवस्था में मैं हूँ, अभी करो, देखो कॉन्शियसनेस के प्रति थोड़ा अलर्ट हो जाओ, बी कॉन्शियस। कुछ अलग महसूस हो रहा है? आप वही चीज ड्रीम में कर सकते हो। ड्रीम में कैसे करोगे? कंट्रोल नहीं होगा तो। यही होता है जो कि, क्योंकि हमारा जो ड्रीम स्टेट है किससे बनता है? हमने जो ग्रॉस वर्ल्ड में जो भी चीज देखा है उसका मिक्स एंड मर्ज हो जाता है ड्रीम में जाकर, उसका मिक्स एंड मर्ज हो जाता है। तो जब अगर आपने दिनचर्या में इसको डाल दिया, विटनेस हो गए, तो डीप स्लीप में भी होगा और इसमें भी होगा, ड्रीमिंग में भी होगा। क्या आप कॉन्शियस होके देखोगे अच्छे ड्रीम को और उसके भागीदार नहीं बनोगे, उसके विटनेस बनोगे। अभी हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि हमने देखा कि हमारा रियल नेचर जो है तुरिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज में विटनेस हो जाते हैं। हम वो प्रॉब्लम को, हमारा वेकिंग वर्ल्ड का प्रॉब्लम ठीक है, हम दूसरों का प्रॉब्लम को भी अपने प्रॉब्लम समझ लेते हैं, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम एक बार के लिए समझ सकते हैं कि चलो हमारा बॉडी के साथ जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम है, हम तो दूसरों का भी दुनिया का प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हो। आप अपने बॉडी को भी, जब जैसा मैंने बोला कि अगर यहां से कोई प्रॉब्लम दिखोगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहां से दूर से दिखोगे तो प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। ये नहीं कि ये बॉडी मेरा नहीं है तो सुई चुभाएगा तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जब आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो उसके प्रति आप अच्छे से उसको इलाज दे सकते हो। इलाज कर सकते हो मतलब कभी
अच्छा मेंटल कंडीशन प्रेजेंट कर सकते हो, सॉरोनेस से निकल सकते हो, डिप्रेशन से निकल सकते हो, डिजीज है तो ठीक है हो गया। अब बॉडी को थोड़ा डिफरेंशिएट किया तो जल्दी इलाज हो जाएगा उसका। अगर बोल दिया कि मैं बीमार हूं, पूरा आपने अगर उसको ग्रैब कर लिया, कॉन्शियसनेस से मिक्स कर दिया, तो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो हमारा नेचर क्या है? रियल नेचर तुरिया। तुरिया का मतलब ये समझ लेना, फोर्थ है, चतुर्थम बोलते हैं। तुरिया इस ऐसा कोई अलग सा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, यहां तक का सब समझ में आ गया? कल और 5-6 मंत्र रह गया है, ओम के ऊपर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इग्नोरेंस और इसके बारे में बात करेंगे। आप खाली ये समझने की कोशिश करो, आप जो सोच रहे हो अभी जो मैं जागृत हूं और अभी जो मेरा कॉन्शियसनेस है, ये जो जागृत अवस्था है ये परमानेंट नहीं है मेरा। ये परमानेंट है क्या? क्योंकि ड्रीम स्टेट आने वाला है। ठीक है ना, ड्रीम स्टेट मेरा परमानेंट है क्या? डीप स्लीप आने वाला है, डीप स्लीप आने वाला और डीप स्लीप मेरा परमानेंट है क्या? फिर जागृत आने वाला है। है। देखिए परमानेंट कौन है? सूर्य 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 बस सिंपल है कौन सा। समझ रहे, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो परमानेंट है। ये सब उसके ऊपर खेला चल रहा है। और कभी गलती से भी ये मत सोचना कि आत्मा के 4 पार्ट्स हैं। नहीं, पार्ट्स कहीं नहीं लिखा है। इसे समझाने के लिए आपको बताया, आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता, आत्मा एक ही है। और देखो अद्वैत का सबसे बड़ा आपको जो ये फील होगा, देखो डीप स्लीप में कभी आप एनालाइज नहीं करते। हम सोचते हैं अरे कल क्या मुर्दे जैसा सोया यार, मजा आ गया, क्या डीप स्लीप में सोया, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन वहां पर देखो, वहां पे कोई कैंसर पेशेंट जिसको बहुत पेन भी होता होगा ना, तो वहां पे उसका पेन नहीं रहता है। माँ अभी बच्चे को डिलीवर किया है, 4 दिन का बच्चा है, बच्चे की याद नहीं रहती है डीप स्लीप में, कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, और वहां पर दूसरे का कोई भाव ही नहीं होता है, अद्वैत होता है, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। और वो मैं जो है, क्योंकि इस लैंग्वेज में आप समझ नहीं पाओगे। जैसे विराट इज ऑल टोटल बॉडी, और हिरण्यगर्भ इज ऑल टोटल माइंड, और ईश्वरा इज ऑल टोटल कॉजल बॉडी, और ये हमारा कॉजल बॉडी। इसीलिए तो हमको लगता है कि हम मर्ज हो गए उसके साथ। बचपन से कभी किसी ने आपको बोला है कि डीप स्लीप में सोया रहा तो उसको उठाओ मत? एकदम डीप स्लीप में होगा तो उठाओ मत उसको, क्योंकि हम मर्ज हो जाते हैं उस समय। वहां पे अद्वैत है, प्योर अद्वैत, कोई है ही नहीं दूसरा। ना कोई पेन है, ना कोई टेंशन है, ना कोई डिप्रेशन है, ना कुछ। और वैसे उठने के बाद बहुत रिलैक्स्ड भी फील होता है। हाँ, रिलैक्स भी फील। देखो जितना प्रॉब्लम है सब जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था में ही जो भी प्रॉब्लम हमको दिखाई देता है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है नींद की गोली प्रिस्क्राइब करो, किसी लोग सोते रहो, बस ड्रीम में रहो या डीप स्लीप में रहो, जागृत में आने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, ये जो आईनेस है, ये जो हमारा क्या होता है ना, हमारी आदत क्या है कि हम जोड़ देते हैं, किसी को भी किसी के साथ जुड़ जाते हैं तुरंत, एकदम मैग्नेट की तरह। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप करने के लिए बोला। बॉडी की जरूरत है, बॉडी के बिना हम ग्रॉस वर्ल्ड में सरवाइव कर ही नहीं सकते, सटल बॉडी के बिना हम रह ही नहीं सकते, सब रहते, खाली थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना हमको, वो भी समझ में, सिर्फ समझ में। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ग्रॉस बॉडी छोड़ रहा हूं, मैं सटल बॉडी अलग से करूंगा, नहीं। सटल बॉडी चल नहीं सकता ग्रॉस बॉडी के बिना,
ठीक है, तो ये समझ जाओ, तुरिया इज द मेन अवस्था, उसके ऊपर ये तीनों ड्रामा हो रहा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। गोल्ड ओरिजिनल गोल्ड तुरिया है, ये सारा ज्वेलरी है, कभी कोई फॉर्म चेंज करेगा, कभी कोई फॉर्म चेंज करेगा, कोई जागृत से स्वप्न में जाएगा, स्वप्न से सुषुप्ति में जाएगा। आप सोच लो तुरिया को और एक समझने के लिए, आप स्टेशन मास्टर हो, एक गाड़ी गुजरी, एक्सप्रेस, क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा जो स्पीड एक्सप्रेस जाती है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की, आप खड़े हो स्टेशन पे, आप देख रहे हो सुपर फास्ट गुजर गई, आप कहीं नहीं गए, आप वहीं के वहीं है। उसके पीछे थोड़ी देर के बाद पैसेंजर एक्सप्रेस गई, आप वहीं खड़े हो, पैसेंजर एक्सप्रेस चली। उसके पीछे मालगाड़ी गई, लगेज, आप वहीं खड़े हो और ये गाड़ी चली गई। ये आपका तुरीय अवस्था है, ये तीनों अलग अवस्था है, समझ रहे? शर्मिष्ठा मैडम समझ पाए? हाँ सर। मधुर जी समझ पाए तुरीय अवस्था को? वैसे ये ट्रेन जाते समय क्या आवाज करके जाती है पता है ना? ट्रेन जब जाते हैं ना तो आवाज करके जाते रहते हैं, पता है? सुपर फास्ट जब जाती है ना तो ऐसी आवाज करती है, पहुंची 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 पहुंची। और जो पैसेंजर वाला होता है ना, पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई, थोड़ा स्लो चलता है ना। कि सच में ये सब बोलता है। और मालगाड़ी जो है वो क्या करता है, वो तो क्या आवाज करके जाता है, कभी तो पहुंचूंगी, कभी तो पहुंचूंगी। ये इमेजिनेशन है। ऐसे ही चलते रहते ना, कभी उसको जब भी मैं देखता हूँ तो कभी तो पहुंचूंगी, ऐसे सोचता हूँ मैं।